बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोग अपनी डिस्कशन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन जो है उसको कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह हम इसको टुवर्ड्स सेंट्रल लिमिट थ्योरम ले जाके इसको कंक्लूड करेंगे। राइट, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन में अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल इज़ के amount dispensed in ounces by a juice bottling machine is normally distributed with sigma square 1, right? So इसका मतलब क्या है कि एक जूस बॉटलिंग मशीन है और वो इसका मतलब है कि जूस फिल करती है बॉटल्स में और उसमें जो जितना जूस जो है बेसिकली इन आउंसेस वो डाल रही है वो इट्स अ रैंडम वेरिएबल और वो इट्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इट मीन्स कि लेट्स से ये जो है ना ये एक बॉटल है जूस की जिसके अंदर जो है बेसिकली कि जो भी मशीन है बेसिकली कोई ये मशीन है जो कि इसके अंदर जो है वो पोर करती है जूस। So the juice that it pours inside this bottle वो जो है उसका मीन तो हमें नहीं बताया हुआ। लेट्स से मीन इज़ म्यू लेट्स से, और नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हमें बता दिया गया कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है जितना वो इसके अंदर लेट्स से वो पोर कर रही है। ओके, सो लेट्स अज्यूम देयर इज़ सम मीन म्यू और एंड देयर इज़ सिग्मा स्क्वायर जिसका हमें वैल्यू बता दी गई है वो 1 है। सो the amount that goes here in ounces is normally distributed with some mu and a sigma square of 1. All right, good. So for sample size of 9, n is equal to 9, find the probability that the sample mean is within 0.3 ounces of the true mean. ठीक है, ओके इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक सैम्पल साइज़ है ऑफ 9, लेट्स से देयर आर 9 बॉटल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 or 9. Alright, so we have 9 bottles. So let's call them y1, y2, y3, y4. ये हमारा सैम्पल है y4, sorry y4, y5, y6, y7, y8 और y9. Alright, so this is a sample. इसका मतलब है कि ये सारी की सारी let's say ये fill होंगी और इसमें जितनी भी वो fill होंगी so the filling would be normally distributed with some mu. Alright, so अब ये है कि हमने ये फाइंड आउट करना है कि प्रोबेबिलिटी ये फाइंड आउट करनी है कि सैम्पल मीन सो ये तो है ट्रू मीन पॉपुलेशन मीन जो हमें उन्होंने बता दिया। सैम्पल मीन क्या होगा? लेट्स कॉल इट y बार। ओके, सो लेट्स सी हमारा सैम्पल मीन y बार है और हमने फाइंड आउट ये करना है कि प्रोबेबिलिटी कि सैम्पल मीन इज़ विदिन 0.3 आउंसेस ऑफ द ट्रू मीन, कि सैम्पल मीन जो है लेट्स से दिस इज़ आवर सैम्पल मीन, ओके लेट्स से y बार, ओके, और इट इज़ विदिन 0.3 आउंसेस ऑफ द ट्रू मीन। सो लेट्स सी ये हमारा लेट्स से म्यू है विच इज़ अननोन। ओके, हमें ये नहीं पता, अननोन म्यू है। हमने ये करना है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि दिस इज़ विदिन लेट्स से सॉरी ओके, so let's say this is 0.3, okay, all right, so within 0.3 of the true mean, यानी कि इस एरिया में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि what is the probability ये y बार जो है now this can be here, this can be here, this can be here or this can be here with some probabilities. y bar can be here, anywhere. Okay, हमने ये करना है कि probability हमने ये देखनी है कि
y bar is within 0.3. ओके, within 0.3 क्या होगा कि अगर हम y bar minus 0.3 लें, ओके, y bar minus 0.03 लें, ओके, सॉरी y bar, सॉरी हमें y bar minus mu जो है, क्योंकि ये दोनों साइड पे हो सकता है, y bar इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू is less than or equal to 0.3. This is what we need to find out. Okay, probability कि y bar minus mu the absolute value, because ये दोनों sides के ऊपर हम लेंगे, absolute value of y bar minus mu is less than or equal to 0.3. Okay, so ये हम कैसे find out कर सकते हैं? Let's move on to the next. हमने ये करना है, find out करना है probability that y bar minus mu is less than or equal to 0.3. okay, अब एक चीज़ देखिए कि जो म्यू है ये कहाँ से आया कि पॉपुलेशन जो है वो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद सम म्यू and point variance 0.3. Sorry, variance of 1, not 0.3, 1 ounce variance. This is sigma square. So population normally distributed है, तो इसका मतलब है कि y bar जो है that will also be normally distributed. y bar भी normally distributed होगा. ये हम सैम्पल मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन जो है हम लोग कॉन्टिन्यूसली पीछे पढ़ते आ रहे हैं, सो उसके हिसाब से इट हैज़ टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. सो इसका मतलब है कि वाई बार नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन म्यू ऑफ वाई बार जो है वो क्या होगा? म्यू ऑफ वाई बार इज़ म्यू, जैसे हम पहले पिछले लेक्चर में देख चुके हैं. However, the sigma of y bar, sigma square, let's say, of y bar would be equal to the population divided by the sample size. Sigma square of y bar of the mean, sorry, of the sample would be equal to, या फिर sigma y bar would be equal to sigma over square root of n. Okay. सो ये चीज़ है बेसिकली जो कि हमारे पास पीछे हम लोग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं उसके हिसाब से ये फैक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं. ओके, सो हम इसको अगर देखें तो लेट्स सी, अगर हम इफ़ वी ओपन दीज, ये जो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हैं, तो इट बिकम्स अ प्रोबेबिलिटी दैट y bar minus mu is less than or equal to 0.3 and is greater than or equal to 0.3. greater than, चूँकि ये continuous distribution है, so greater than या less than equal to या less than sample से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. और अगर हम इसको बनाना चाहें in the form of z जो हम पहले देख चुके हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना पड़ेगा कि y bar minus mu को अगर हम sigma over square root of n से डिवाइड कर दें, so 0.3 divided by sigma over square root of n, 0.3 divided by sigma over square root of n. So now this is basically the z is z, और sigma आपको पता है, sigma is 1, square root of n is square root of 9 by 1 by square root of 9. सॉरी, -3 ये गलत हो गया, हमने ओपन किया तो इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -0.3 और लेस देन इक्वल टू 0.3. सो दिस इज़ नाउ probability that -0.9 is less than or equal to z is less than or equal to 0.9. ये बन जाता है phi of 0.9 minus phi of -0.9.
फाइनली इसको आप लिख सकते हैं P norm 0.9 minus P norm minus 0.9. So this comes out to be 0.6318. So 63% approximately chance है कि y bar would be within 0.3 of the population mean. ओके सो हमारा सैम्पल साइज़ छोटा था, तो सैम्पल साइज़ के हिसाब से, सैम्पल साइज़ की वजह से हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी आई है वो 63% आई है. दिस प्रोबेबिलिटी कैन इंक्रीज़ के जो हमारा जो 0.3 so the probability कि y bar is lying somewhere here or here or here or here. So the probability is 0.6318 here because for a sample size of 9. Okay, अगर हम sample size ज़्यादा कर देंगे और sample size ज़्यादा करने से क्या होगा कि हमारी probability कि this thing is here वो जो है ना वो increase कर जाएंगे because हमारे पास यहाँ पे सैम्पल साइज़ बड़ा करने से ये चीज़ जो है वो इम्पैक्ट होती है. सो लेट्स सी हमारे पास नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसी की कंटिन्यूएशन में वो क्या कहती है. वो कहती है कि इन प्रीवियस एग्जांपल हाउ बिग ऑफ अ सैम्पल साइज n do we need if we want the sample mean यानी y bar to be within 0.3 ounce of mu with probability 0.95. इसका मतलब क्या है कि हमें गिवन है probability, हम ये जानना चाहते हैं y bar minus mu less than and equal to 0.3 is equal to 0.95 for which n. Okay, कि n का क्या होगा, साइज, सैम्पल साइज इज इक्वल टू व्हाट, कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ के 0.95 हो जाए. कि हम सैम्पल साइज अगर हम इंक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं तो कितने सैम्पल साइज पे जाके हमारी प्रोबेबिलिटी कि y bar इज़ विदिन 0.3 ऑफ द पॉपुलेशन मीन, उसकी probability जो है वो 95% हो जाए. Okay, so this is also simple. So simple इसमें okay, let's do somewhat here. Probability जो है हमारे पास वही है, it's greater than or equal to minus 0.3 y bar minus mu is less than or equal to 0.3. और इसको हम लोग कर क्या सकते हैं, इसको हम probability minus 0.3 divided by sigma over square root of n y bar minus mu over sigma over square root of n less than 0.3 divided by sigma over square root of n. अब n unknown है, n is unknown, but this is equal to 0.95, this is equal to 0.95, right? So इसको हम कैसे देखते हैं, इसको हम इस तरह देखते हैं कि let's go here. So इसका मतलब ये है कि ये जो है हमारे पास एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर हम 95% एरिया देखें इन द सेंटर, तो 95% एरिया इन द सेंटर अगर हम ये देखें, सो इट मीन्स कि इफ दिस इज 0.95 then this and this should together be 5%. Okay, so इसका मतलब है अगर ये सिमेट्रिक है बिल्कुल, तो ये this would be 2.5% and this would be also
2.5% ऑफ द एरिया। इसका मतलब ये है कि अगर आप इन टर्म्स ऑफ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन देखें, क्यूमुलेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो this is point, अगर हम सिर्फ cumulative distribution from the left tail up to this point देखें, so this would be, this total area would be 0.975, 97.5%, this total area. So ये हमारे पास 0.975 this point बनता है। अगर हम ये देखना चाहें कि ये पॉइंट क्या बनता है 0.975, तो ये हमारे पास बेसिकली हमने R के फंक्शन Q नॉर्म 0.975 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में पड़ता है। दिस पॉइंट इज़ 1.96 अप्रॉक्सीमेटली, ओके। और इसको हम देख भी सकते हैं कि अगर हम इसका P नॉर्म लेते हैं तो हमारे पास 0.975 जो है वो बनता है। सो दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1.96। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो पहले पिछले उसमें देखा है, हमारे पास जो आया था 0.3 डिवाइडेड बाय सिग्मा और स्क्वायर रूट ऑफ n शुड बी इक्वल टू 0.9, sorry, it should be equal to 1.96, okay। कि हमें ये चाहिए कि probability y bar minus mu over sigma by square root of n should be less than and equal to 1.96 and plus 1.96, 1.96 not 19.6, ओके। सो ये चीज़ है जो कि हमें चाहिए। अगर हम ये कर लेंगे तो हमारे पास जो एरिया है वो सारा 0.95%, दैट शुड बी इक्वल टू 0.95, ओके। सो इसका मतलब ये है कि 0.3 डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n शुड बी इक्वल टू 1.96। सिग्मा आपको पता है 1 है, 0.3 डिवाइडेड बाय 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ n शुड बी इक्वल टू 1.96 एंड वी कम हेयर, तो हमारे पास ये बन जाता है 0.3 square root of n should be equal to 1.96 or n should be equal to 1.96 divided by 0.3 whole square, which is approximately 43. So अगर आपके पास 43 का सैम्पल है, 43 बॉटल्स आपके पास हैं, 43 बॉटल्स, like 43 total bottles, okay, so then आपकी जो probability है, अगर आप sample size 43 है, then your probability would be raised to कि अगर आपके पास इतना sample size है, then observing them, this is what it was. So if you want the sample mean to be within 0.3, so what size, how big of sample size and do we need if we want the sample mean to be within 0.3 of mu with probability 0.95? So you need a sample size of 43. So this takes us to our conclusion of central limit theorem. Central limit theorem says, अभी हम लोगों ने बात जो सारी की थी वो हमने की थी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन, उसकी रेलेवेंस है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और अब ये जो बात हम लोगों ने अभी तक हम बात थ्रू आउट करते आए थे, किसकी हम बात करते आए थे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने पिछले एग्जांपल में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का देखा और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब सेंट्रल लिमिट थ्योरम इस चीज़ को अब जनरलाइज कर रहा है, और जनरलाइज करके वो क्या कहता है, जनरलाइज करके वो ये कहता है कि फॉर सफिशेंटली लार्ज n, यानी एक सर्टन साइज का n अगर आपके पास हो, sums of independent identically distributed random variables are approximately normally distributed. So ये एक जनरल बात है कि अभी तक हमने बात की थी सैम्पल मीन की, हम बात करते हैं। सैम्पल मीन हमने कहा था कि एक सॉर्ट ऑफ अ सम ही है जिसमें या लीनियर कॉम्बिनेशन है, और
उसके अंदर यहाँ पे उस चीज़ को हम जनरलाइज कर रहे हैं, और हमने पहले बात सारी की थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रैंडम वेरिएबल्स जनरल, यानी कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन के sums of independently and identically distributed random variables are approximately normally distributed. अगर हम उनके sums लेंगे और sample size अगर हमारा sufficiently large होगा जिनके हम sums ले रहे हैं and then हम उसकी distribution देख रहे हैं, तो उस जो रिज़ल्टेंट जो आउटपुट है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मल होगा। इसका मतलब है कि एज द एन गेट्स बिगर, जैसे जैसे एन बड़ा होता जाएगा, सैम्पल साइज़ हम बड़ा लेते जाएंगे जिनके हम सम्स ले रहे हैं, तो अप्रॉक्सीमेशन जो है वो बेहतर होती जाएगी। मोर प्रिसाइसली, एज एन टेंड्स टू गो टू इन्फिनिटी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ the sums of IID random variables are normally distributed. यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि distribution of Z, that is x bar, the sample mean minus mu, the population mean, divided by sigma over square root of n, becomes standard, converges to standard normal distribution. और इसी को दूसरी तरफ हम अगर हम x bar को open up करें, so x bar is basically sigma xi over n. So इसको हम अगर solve करें तो it becomes this. So as the n tends to, the distribution converges to a standard normal distribution where the expected value of the x is mu and variance is sigma square. और कंजर्वेटिव रूल ऑफ थंब जो है वो क्या है, वो ये है कि n शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 30, द सैम्पल साइज शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 30, तो फिर ये चीज़ होल्ड करती है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम और इसके बड़े यूजेस हैं आगे। सो सेंट्रल लिमिट थ्योरम हमें ये कहता है सेंट्रल लिमिट थ्योरम कि अगर x1 से xn तक आर रैंडम सैम्पल फ्रॉम एनी डिस्ट्रीब्यूशन, ये दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, एनी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने अब कोई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं की, हम कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हैं, सेंट्रल लिमिट थ्योरम इसलिए जनरलाइज कर देते हैं इस बात को, with mean of mu and finite variance sigma x square. Okay, so then if n is sufficiently large, x bar has an approximate normal distribution. So ये कोई भी distribution से हो सकते हैं, x1s can be from any distribution or random sample, लेकिन x bar जो आप लेंगे उसकी जो distribution है वो approximately normal होगी, और उसमें उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसका जो म्यू है, मीन है, would be same as that of the population mean, while the variance would be equal to the population variance divided by the sample size. Similarly, if n is sufficiently large, तो इसी से हमारे पास ये निकलता है कि z जो है standard normal distribution आती है with mu z 0 and sigma square 1. So x bar minus mu of x divided by sigma of x divided by square root and n जो है, it becomes an approximately standard normal distribution. This is the example. आपने शुरू में देखा हमारे पास single variable यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होती है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हम एक डाई का रोल करें, सिंगल डाई रोल करें, अप्रॉक्सीमेटली आपके पास जो है ना वो 1/6 फॉर ईच एंड एवरी 1 2 3 4 5 6 हर एक का जो है आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आएगी। हाउएवर अगर अब आप सम ऑफ टू रोल्स लेना शुरू कर दें, दो डाई रोल करते हैं और उनका सम करना शुरू कर देते हैं, सो नाउ द सम इज़ गोइंग टू बी अप्रॉक्सीमेटली ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन आएगी। 5 रोल करेंगे, 5 का एवरेज लें तो ये नॉर्मल की तरफ कन्वर्ज होना शुरू हो जाती है,
और 10 रोल्स भी आपके पास बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है कि कितने ज़्यादा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जो है वो जा चुके हैं। ओके, सो वी आर जस्ट समिंग अप द सैम्पल साइज़ जो है हम लोग n इज़ इक्वल टू 2 है, यहाँ पे n इज़ इक्वल टू 5 है, n इज़ इक्वल टू 10 है, यहाँ पे n इज़ इक्वल टू 1 है। So now as the sample size is getting bigger and bigger, the distribution of sums of random variables is approximately normally distributed. और उसका basically जो mu है that's same as mu x bar is equal to mu x, or sigma x bar would be equal to sigma x divided by square root of n. यही चीज़ जो है हमने R में करके देखी, इसका कोड भी आगे आपके पास मिलेगा, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। सो अगर एक डाई सिंगल रोल ऑफ डाई है तो विद 100,000 डाई रोल आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 1/6 तो खैर प्रॉबिलिटी है, फ्रीक्वेंसी इज़ ऑलमोस्ट सेम, मीन ऑफ 2 डाइस जब हैं ट्रायंगुलर, फिर 5 डाई और फिर 10 डाई जो है आपके पास उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इन आर, और दिस इज़ द कोड। सो ये आर कोड है, यू मस्ट ट्राई दिस आउट कि कैसे आपके पास जो है अगर आप ये मैट्रिक्स में कर देते हैं, इट्स लाइक 1 मिलियन आपके पास डाई रोल किए, उसका आपने 100,000 रोज़ में रेंज किया, और उसमें अब आपके पास शुरू में DM1 जो है आपने सिंगल रोल को लिया, फिर आपने डाई 2 में 2 रोज़ लेके उनका मीन निकाला, फिर 5 रोज़ लेके 5 कॉलम्स का मीन निकाला, फिर 10 कॉलम्स का मीन निकाला। So that's how you are then saying the distribution की हिस्टोग्राम बना के आप देख रहे हैं। So ये हमारे पास ग्राफिकल इलस्ट्रेशन है और सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अब हमने बेसिकली उसको क्या कर दिया, हमने पॉपुलेशन अब हमने चेंज कर दी। पहले हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे थे, अब हमने इसको चेंज करके एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर दिखा रहे हैं। सो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्या नज़र आ रहा है, सो ये ओरिजिनल पॉपुलेशन है एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक with rate 1, lambda is equal to 1. So original population ये थी एक्सपोनेंशियल की। फिर हमने उसको क्या किया कि आगे नेक्स्ट स्लाइड पे इसका कोड है कि 5 जो है रैंडम वेरिएबल्स n is equal to 5 के लिए इनके 1 2 3 4 5 कॉलम्स को जो है हमने उनका मीन लेना शुरू कर दिया, x1 x2 x3 x4 x5, और ये सब के सब जो है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, सारे के सारे एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इनका हमने x बार लिया और उस x बार की जो है हमने ये बनाई, तो अब यू कैन सी कि ये आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्टार्ट चेंज, ये स्क्यूड सी है। देन ये 12 एक्सपोनेंशियल की x1 से अप टू x12 का x बार है, उसकी ये डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड देन दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n इज इक्वल टू 30। सो यू कैन सी कि अब जो है ये कितना ज़्यादा जो है आपके पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसका मीन जो है, इट्स इम्पॉर्टेंट टू सी कि मीन इज़ म्यू x bar is equal to mu x, हमने 1 ही रखा था, so mean is same as 1.0, so mu x bar is same as mu. However, sigma अगर आप देखेंगे of x bar would be equal to sigma or divided by approximately square root of n. sigma जो है इसका कम हो चुका होगा। so this is the code, इस कोड को भी ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। ये ओरिजिनल है जिसमें 100,000 जो है एक्सपोनेंशियल रैंडम वेरिएबल्स हैं,
देन फिर उसका 5 को एग्रीगेट कर दिया है इसने, यहाँ पे 30 का कॉलम बनाया, 30 कॉलम्स में 100,000 रोज़ और 30 कॉलम्स हैं, ये लाइक 30 कॉलम्स एंड लाइक 100,000 रोज़। सो उसमें हमने फिर 12 और फिर 30 को जो है उसका मीन लिया और उसके बाद उनको हिस्टोग्राम बना दी, तो हमारे पास जो हमने पिछले उसमें देखे थे वो हमारे पास सारे प्लॉट हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल demonstration of Central Limit Theorem. Same goes here. यहाँ पे बेसिकली उसी चीज़ को फर्दर जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है उनको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया, डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाया हुआ है कि 0 और 1 के दरमियान यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ली हुई है, कॉन्टीन्यूस। ये बेसिकली आपको पहले डाइस रोल में डिस्क्रीट इन्फॉर्मेट है, यहाँ पे आपने कॉन्टीन्यूस यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को लेके उसको जो है प्लॉट कर रहे हैं। सो ये 1 एवरेज ऑफ 1 कॉलम, एवरेज 2 कॉलम्स का एवरेज किया, 3 को और फिर 100 को एवरेज किया। सो यू कैन सी कि किस तरीके से आपकी जो है वो वेरिएंस जो है वो कम होती जा रही है थ्रू आउट एज द साइज ऑफ द सैम्पल। यहाँ पे साइज n इज इक्वल टू 100 आ चुका है, तो वेरिएंस कितनी जो है वो रिड्यूस हो चुकी हुई है। सो द mean is same, sub mean जो है वो same ही है, however like here and here, however the variance is getting smaller and smaller and smaller. Okay. So generally the question comes कि हम कितना बड़ा n जो है वो होना चाहिए, n का साइज यानी सैम्पल साइज के सेंट्रल लिमिट थ्योरम जो है उस पर एप्लीकेबल हो। सो जनरल रूल ऑफ थम्स क्या है कि अगर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉर्मल, ओरिजिनल पॉपुलेशन जो है वो नॉर्मल है, देन x बार इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ n। तो उसमें हमें साइज़ ऑफ n के ऊपर हमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है अगर ओरिजिनली। इसीलिए हमने अपनी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और सैम्पल मीन की जो डिस्कशन थी उसके अंदर हम शुरू में जब तक हमने सेंट्रल लिमिट थ्योरम नहीं लिया था, हमने डाइस की एग्जांपल तो दी थी, लेकिन बाकी सारे एग्जांपल्स हमारी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। सो अगर पॉपुलेशन अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सैम्पल मीन जो है वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उसमें साइज ऑफ n वुड नॉट मैटर। अगर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनी मॉडल है और नियरली सिमेट्रिक है, ऑलमोस्ट सिमेट्रिक है, तो x बार जो है वो स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ n के लिए भी like n approximately 10, 12, 15 के अराउंड भी it will give you a good approximation. अगर skewed है बहुत ज़्यादा तो n की वैल्यू अप टू 40 और मोर के अराउंड जो है वो जनरली आपको जो है वो अच्छी अप्रॉक्सीमेशन दे देगी। इन मोस्ट प्रैक्टिस सिचुएशन सैम्पल साइज ऑफ 30 एक मैजिक नंबर है जो कि is considered sufficiently large for law to use the normal distribution as an approximation for the sampling distribution of x bar. So 30 का एक जो है ना मैजिक फिगर जो है ना वो जनरली यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। सेंट्रल लिमिट थ्योरम के केस में सर्विस टाइम्स फॉर कस्टमर्स कमिंग थ्रू अ चेकआउट काउंटर, किसी मार्ट के अंदर कोई चेकआउट काउंटर है, सो उनका जो सर्विस टाइम है, लेट्स से there's some mart and there are people coming out of it. So after checking out from, this is the counter, let's say checkout counter है ये बना हुआ। So people are coming out, यहाँ पे सर्विस टाइम्स कितनी देर जो है बंदा एक यहाँ पे खड़ा है, तो मीन टाइम के बंदा जो चेकआउट काउंटर से बाहर निकल रहे हैं, सो मीन सर्विस टाइम इज़ 1.5 मिनट्स जो उस काउंटर के ऊपर लगाते हैं, और जो सिग्मा है वो इट्स 1 मिनट, स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 1 मिनट। सो हमने करना क्या है कि अप्रॉक्सीमेट करना है हमने द प्रोबेबिलिटी दैट n इज इक्वल टू 100 कस्टमर्स कैन बी सर्व्ड इन लेस दैन 2 आवर्स। ओके, सो ये तो पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हैं। हमने फाइंड आउट क्या करने हैं
कि 100 customers probability निकालना है कि 100 customers जो हैं can be served in less than 2 hours. So how you are going to do this? So it means कि अगर हमारे पास y1 से लेके y1 y2 up to y200 sorry y100 है, so ये 100 लोग अगर हमारे पास आते हैं, so what is the probability that the timing जो let's say service time, let's say these are the service times for 100 customers before we observe them, random variables हैं. So what is the probability कि y1 plus y2 plus up to y100 is less than equal to 120 minutes? ये हमने find out करना है. Is considered less than 2 hours, so less than and equal to नहीं होगा, less than 2 hours, less than 120 minutes. So to find this thing out, let's see what we have. We have here facts लिख लेते हैं, जो mu is 1.5 minutes and sigma is square is 1 minute and sigma is also 1 minute. Right, so n जो है हमारे पास वो equal है 100 के. y हम यूज़ कर रहे हैं for service time of ith customer. So y जो है जो कि independent है, तो z score जो है हमारे पास हो जाएगा y bar of 100 minus mu divided by sigma divided by square root of n. Okay, so y bar 100 is minus mu is 1.5 minutes divided by sigma आपके पास है 1 divided by square root of n is 100. This comes out to be 10 y bar 100 minus 15. This is z, so it means okay, this is approximately normally distributed with 0 and 1 square. ठीक है, so this is a thing that we have found. z जो है हमारे इसके equal है, so 10 y bar minus 15 is approximately standard normal distribution. And what we needed to find out was probability that y1 plus y2 plus up to y100 should be less than 120, which is same as probability that 100 times y100 bar should be less than 120, which is probability that y100 bar should be less than 1.2, which is probability that अगर हम इसको ये बनाएं 10 times y100 bar should be less than 12, and probability that 10 times y100 bar minus 15 should be less than 12 minus 15. This is probability z is less than minus 3. And probability that z is less than minus 3 is given by p norm of minus 3, which is 0.0013. So इसका मतलब है कि the probability कि 100 customer less than 2 hours में करेंगे is 0.13%, which is very less. So this is how
हमने यहाँ पे यूज़ किया सेंट्रल लिमिट थ्योरम को and we found out our answer. So I think central limit theorem में this is it. इसके बाद हम लोग next topic जो है अपना normal approximation of binomial random variable जो है वो इंशाल्लाह करेंगे. Thank you.